सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय अनदर एक्साइटिंग वीडियो जो कि आज हम करेंगे अपनी रिप्रोडक्टिव हेल्थ जो हमारा क्लास 12 का चैप्टर नंबर 3 है एनसीईआरटी का। उसका आज हम एनसीईआरटी रिव्यू के फॉर्म में एमनियोसेंटेसिस जो हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो आज हम करने जा रहे हैं। बायोलॉजी का टॉपिक है। तो देखिए, जो हमारी एनसीईआरटी की बुक है क्लास 12 की उसमें इस पूरे के पूरे टॉपिक को सिर्फ इतने से पैराग्राफ में समझा दिया गया है। लेकिन ये इतना सा जो पैराग्राफ है ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। लेकिन क्वेश्चन इसके बाहर भी आता है जो कि आया हुआ है। अब वो क्या क्या क्वेश्चन आए हुए हैं वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिली जाएगी। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि हम इसको कैसे समझने वाले हैं। सबसे पहले आपकी स्क्रीन पे जो डायग्राम आ रहा है हम इसे इसकी फॉर्म से समझेंगे। देन ये एमनियॉन के बारे में यहाँ पे बताया गया है और फिर जो भी क्वेश्चन इस टॉपिक से बन सकते हैं A to Z क्वेश्चन, वो सारी चीज़ें आपको एक ही वीडियो में बता दी जाएंगी थ्रू दिस। सो चलिए इसको आप स्टार्ट कर देते हैं बिना और टाइम वेस्ट करें। एनसीईआरटी के अगर आप रीड करना चाहते हैं तो एक बार हम रीड कर लेते हैं ताकि हमें पता चल जाए, फिर हम इसको डायग्राम के थ्रू पूरा डिटेल में समझते हैं। तो कह रहे हैं एमनियोसेंटेसिस सम ऑफ द एमनियोटिक फ्लूइड। एमनियोटिक फ्लूइड क्या होता है अभी देखने वाले हैं हम। ऑफ द डेवलपिंग फीटस इज टेकन, जो एमनियोटिक फ्लूइड होता है फीटस का उसको लिया जाता है एनालाइज करने के लिए। और क्या एनालाइज करने के लिए? फीटल सेल्स, मतलब उस फीटस के जो सेल्स हैं उसको एनालाइज करते हैं। उसके अंदर जो डिसॉल्व जेनेटिक डिसऑर्डर है, अब सेल के अंदर अगर कोई भी डिसऑर्डर होगा तो वो हम ऑब्वियसली, अगर मैं चाहता हूँ कि मुझे बता दिया जाए कि जो फीटस है इसके अंदर कोई जेनेटिक डिसऑर्डर है कि नहीं, तो मैं क्या करूँगा, मैं उसकी कुछ सेल्स ले लूँगा और उससे मैं बता सकता हूँ कि क्या उसमें कोई जेनेटिक डिसऑर्डर जो है वो डिसॉल्व हुआ है कि नहीं हुआ है। अब कौन कौन से ऐसे जेनेटिक डिसऑर्डर हैं जो कि हम इससे पता लगा सकते हैं? नंबर 1 डाउन सिंड्रोम, नंबर 2 हीमोफीलिया और नंबर 3 सिकल सेल एनीमिया। तीन ही हम इससे पता लगा सकते हैं एज पर एनसीईआरटी। एक्सेट्रा वर्ड तो हमें बता दिया जाता है, लेकिन अगर मैं आपको क्वेश्चन के फॉर्म में बोलूं कि एग्जामिनर कैसे क्वेश्चन बनाएगा तो वो सिर्फ तीन पे ही क्वेश्चन बना सकता है। आपसे क्वेश्चन में पूछ लिया जाएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी आइडेंटिफाइड थ्रू द टेस्ट ऑफ एमनियोसेंटेसिस। तो आप फिर इन तीनों के अलावा जो सा भी ऑप्शन होगा आप उसी को ही टिक कर देंगे। अब अभी हम ये सब कर क्यों रहे हैं? ताकि हम बता सके कि आखिर जो फीटस है वो सर्वाइव कर भी पाएगा कि नहीं। क्या होता है कि जो इन सारी बीमारियों वाले जो फीटस होते हैं वो उनकी जो मेंटल पावर है, उनका मेंटल डेवलपमेंट है वो अच्छे से नहीं हो पाता है, तो वो बहुत अच्छे से सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। तो वैसे तो ये टेक्निक बैंड होती है, लेकिन क्यों होती है वो अभी सब बताया जाएगा आपको। तो लेकिन ये कई केस में इसको करना ही पड़ता है इंडिया में। वैसे ये टेक्निक बैंड है इंडिया में, लेकिन कुछ ऐसे केस होते हैं जहाँ पे इस टेक्निक को करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। कब? जब किसी एक जो कपल है उनका पहला बेबी जो है वो ऑलरेडी इस सिंड्रोम का मतलब इनमें से किसी से कोई भी डिजीज उसको ऑलरेडी डिसऑर्डर हुआ है, तो वो सेकंड बेबी जब करेंगे तो उनको ये परमिशन होती है कि वो एमनियोसेंटोसिस करवा सकें, ताकि उनको पता चल जाए कि आखिर जो उनका नेक्स्ट बेबी है अगर उसमें भी यही डिसऑर्डर है तो वो उसको अबॉर्ट करवा देते हैं, बिकॉज फिर वो मदर के लिए भी बहुत कॉम्प्लिकेशंस हो जाएंगी और जो बेबी आने वाला है उसके लिए भी कॉम्प्लिकेशंस हो जाएंगी। इस वजह से जो कि है उनके जो फर्स्ट बेबी में कुछ नहीं करा जाता, लेकिन जब सेकंड बेबी होता है उसमें इन्हें परमिशन दे दी जाती है। तो अभी ये भी हम सब डिटेल में करने वाले हैं, लेकिन अभी इसको जो टेक्निक है एमनियोसेंटोसिस की उसको समझते हैं। तो जो बेसिक फिगर हमें एमनियोसेंटोसिस नाम सुनते ही अपने माइंड में क्रिएट कर लेनी है वो देखिए सबसे पहले अपनी स्क्रीन पे। सी, सबसे पहले होगा हमारा फीटस, इस तरीके से फीटस हो गया ये हमारा। और ये कहाँ पे होगा? मदर के यूट्रस के अंदर। डेवलपिंग फीटस है, ये डेवलप हो रहा है अभी। डेवलप किससे होता है? थ्रू प्लेसेंटा। और प्लेसेंटा और यूट्रस, इस फीटस को कनेक्ट करने का काम कौन करता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसको लिख लीजिए कि फीटस और प्लेसेंटा को कनेक्ट करने का काम कौन करता है? तो इसका आंसर है अम्बिलिकल कॉर्ड। अम्बिलिकल कॉर्ड जो है इसी का ही काम होता है डेवलपिंग फीटस और प्लेसेंटा को आपस में कनेक्ट कर देना। और यहाँ पे दो स्ट्रक्चर्स होते हैं, यॉर्क और एलेंटॉइस। इन दोनों के बारे में हमें डिटेल में नहीं पढ़ना है, अगर आपके स्कूल में क्लास में बताया गया है तो आप इसको पढ़ लीजिएगा, कोचिंग में बताया गया तो भी पढ़ लीजिएगा। लेकिन अभी हमें इन सारी चीज़ों का कोई काम नहीं है। हमें जिसका काम है वो मैंने रेड में और ये रेड में लिख दी है। अभी फिलहाल के लिए हमें इसका कोई काम नहीं है। ये वैसे जो जो एक्चुअल में जो डायग्राम है ये आपको पढ़ाया जाना चाहिए था आपके जो चैप्टर है ह्यूमन रिप्रोडक्शन के अंदर, लेकिन अगर आपने वहाँ नहीं पढ़ा है तो अभी तो आप इसको बिल्कुल ही छोड़ दीजिए। लेकिन जो आपके देखने की बात क्या है वो है एमनियॉन, एमनियोटिक फ्लूइड और ये वाले सेल्स। चलिए इसको समझते हैं। देखिए इस डायग्राम को थोड़ा जूम करेंगे और यहीं से देखेंगे। कोई भी जो हमारा फीटस होगा जो यूट्रस में डेवलप कर रहा होगा उसके बाहर एक इस तरीके से लेयर होगी, ये मोटी सी लेयर होगी इस तरीके से, इस तरीके से एक मोटी सी लेयर इसके बाहर प्रेजेंट होगी। अब ये जो मोटी सी लेयर है ये दो चीज़ों से मिलकर बनी हुई है। जो इसकी बाहर की साइड है, बाहर की साइड जो आप देख सकते हैं ये वाला जो पिंक पिंक कलर से छोटे छोटे डॉट्स दिखाए गए हैं, ये बने होते हैं विसरल एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन। इसको VEEM भी बोलते हैं। तो इस सारी चीज़ से मिलके बने होते हैं आउटर की साइड वाली मेम्ब्रेन, और अंदर की तरफ से ये बनी हुई होती है एम्नियोजेनिक सेल से। तो
तो हमें याद क्या रखना है कि जो फीटस है इसके बाहर एक मोटी सी वॉल प्रेजेंट होती है। उस वॉल में जो बाहर की तरफ का कॉम्पोजिशन होगा वो क्या होगा, विस्टरल एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन, और अंदर की तरफ से वो बनी हुई होगी एमनियोजेनिक सेल से। ये दोनों अलग अलग नहीं है, ये दोनों एक ही हैं। और ये दोनों मिलकर कौन सी वॉल को बना रही हैं, एमनियन वॉल को बना रही हैं फीटस के बाहर की तरफ। तो अगर मैं बोलूँ फीटस के बाहर कौन सी लेयर प्रेजेंट होती है, तो आप बोलेंगे एमनियन। अब हम बोलेंगे एमनियन किससे बनी हुई होती है, तो आप बोलेंगे विस्टरल एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन या फिर वीईएम और एमनियोजेनिक सेल से। देन अब ये बाहर तो इसके एमनियन आ गई, लेकिन इस एमनियन और इस फीटस के बीच में जो स्पेस बच गया इसमें भी कुछ होना चाहिए। तो हमने बोल दिया क्योंकि इसके बाहर एमनियन है और इसके अंदर फीटस है, तो स्पेस को मैं बोल देता हूँ एमनियोटिक कैविटी। एमनियोटिक कैविटी इसको हम बोलेंगे, लेकिन एमनियोटिक कैविटी का हमारा काम नहीं था तो मैंने इसको नीचे लिख दिया है। इस एमनियोटिक कैविटी के अंदर अब देखिए जहाँ पे भी खाली स्पेस होता है उसको हम कैविटी बोल देते हैं, लेकिन ये कैविटी खाली नहीं है। इस कैविटी के अंदर भरा हुआ है हमारा एमनियोटिक फ्लूइड। अब देखिए जो हमारा एमनियोटिक फ्लूइड था, अब मेरे को यहीं से प्रोसीजर शुरू हो रहा है, तो बहुत ध्यान से सुनिएगा। इसमें आपसे 1 2 3 4 करके स्टेप पूछ सकते हैं कि आखिर कैसे होता है, तो यहीं से ही जो प्रोसीजर है वो शुरू हो रहा है। तो आप यहाँ से इसको बहुत ध्यान से सुनना है। मैंने क्या करा, नंबर 1 स्टेप में मैंने एक इंजेक्शन लिया और इस इंजेक्शन के थ्रू मैंने हाथ से थोड़ा सा एमनियोटिक फ्लूइड निकाल लिया। कब निकालना है, इसका भी टाइम पीरियड है, ये नहीं कभी भी आपने निकाल दिया। इन द 14th to 16th वीक ऑफ प्रेगनेंसी। ये सब अभी आपको नीचे लिखा हुआ मिलेगा, तब भी हम समझेंगे, लेकिन अभी जब हम इसको डायग्राम के थ्रू समझ रहे हैं तब भी इसको बहुत ध्यान से दिमाग खोल के सुनिएगा कि जब हमारा प्रेगनेंसी का 14 to 16th वीक चल रहा होता है तभी हम इसे क्यों करते हैं, क्योंकि तब ना थोड़ा सा उठ चुका होता है, थोड़ा डेवलप होके ये ऊपर आ चुका होता है। तो उसमें हमें हेल्प मिल जाती है कि ये इजीली जो इंजेक्शन है हमारा ये आराम से इस जगह पे चला जाता है एमनियोटिक फ्लूइड में। अब हमने इसमें हाथ से तो ले लिया, अब इस इंजेक्शन से निकाल के हमने एक सैंपल लिया यहाँ पे। अब इस सैंपल को हम लोग ऑब्जर्व करते हैं। यहाँ पे देखिए एक मैं रफ डायग्राम बनाऊंगा। ये डायग्राम आपको नहीं देखने वाला है क्योंकि ये मैं अपनी तरफ से डायग्राम बना रहा हूँ लेकिन होना कुछ ऐसा ही है। देखिएगा, ये मान लीजिए ये हमारा सैंपल मैंने निकाला। इस सैंपल के अंदर हमारा था एमनियोटिक फ्लूइड इस तरीके से भरा हुआ पूरा। ये एमनियोटिक फ्लूइड था और इसके बीच बीच में जो कि थे हमारे कुछ सेल्स प्रेजेंट थे। ये कौन से सेल्स थे ये हमें बाद में पता चला। तो मैंने देखा कि जो मेरा सैंपल मुझे इंजेक्शन से निकालने पे जब मैंने बाहर निकाला तो मुझे देखने को मिला कि इसके अंदर बहुत सारा तो एमनियोटिक फ्लूइड था, लेकिन उस एमनियोटिक फ्लूइड में कुछ कुछ बीच में सेल्स भी देखने को मिल रहे थे। फिर इस पर रिसर्च करी गई तो हमें बाद में पता चला कि जो एमनियोटिक फ्लूइड है इसके अंदर कुछ स्किन सेल्स आ जाते हैं। किसके, इस फीटस के। देखिए यहाँ लिखा भी हुआ है स्किन सेल्स ऑफ डेवलपिंग फीटस, जो कि लाई करते हैं एमनियोटिक फ्लूइड। मतलब इस फीटस से बाहर निकल के इसके थोड़े से स्किन के सेल्स इस एमनियोटिक फ्लूइड के अंदर आ जाते हैं इस तरीके से। और जब ये बाहर आ जाते हैं तो हम इजीली बता सकते हैं इसके सेल्स को देख के कि आखिर इसके अंदर डिजीज है कि नहीं है। तो यही करेंगे, अब हम इसके स्किन सेल्स को हमने हाथ से बाहर निकाला, डेवलपिंग सेल्स स्किन सेल्स ऑफ डेवलपिंग फीटस, और उसको हमने ऑब्जर्व कर लिया। ये था हमारा पूरा प्रोसीजर इसका। ये हमने क्या करा। अब इसमें डिजीज कौन कौन सी होती है, क्या क्या इसमें चीज़ें होती है वो हम समझते हैं। सबसे पहले एमनियन के बारे में हम देखेंगे। एमनियन की हमारी लेयर मैंने आपको बताई थी, बिल्कुल बाहर वाली जो लेयर है मोटी सी इसके बाहर लेयर फीटस के जस्ट बाद में। तो ये बनी हुई होती है मीजोडर्म से आउटर साइड पे। ये आउटर लिखा हुआ है, यहाँ पे करेक्शन होगी आउटर साइड। एंड एक्टोडर्म, एक्टोडर्म को ही हम बोलते हैं एमनियोजेनिक से। तो मीजोडर्म से क्या बना, विस्ट्रल एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन, और एक्टोडर्म से क्या बना, एमनियोजेनिक सेल्स ऑन द इनर साइड। ठीक है, ये तो मैंने आपको पहले बता दिया था। इट प्रोवाइड्स अ फ्लूइड मीडियम। आखिर इस एमनियन को हम लगा रहे हैं तो कर क्या रही है, तो ये प्रोवाइड करिए एक फ्लूइड मीडियम। इसको एमनियोटिक फ्लूइड एंड एमनियोटिक कैविटी, जो कि एमनियोटिक कैविटी में भरा हुआ है ना एमनियोटिक फ्लूइड, ये एक फ्लूइड मीडियम प्रोवाइड कर रहा है टू द डेवलपिंग एम्ब्रियो। यहाँ पे भी एक करेक्शन है, डब्ल्यू की जगह यहाँ पे ई आएगा, विच प्रिवेंट्स डेसिकेशन ऑफ एम्ब्रियो। अब यहाँ पे जो एक डेसिकेशन वर्ड आया है इसका मतलब आपको पता होना चाहिए। इसका मतलब होता है सूख जाना। सूख जाना को ही बोलते हैं हम लोग डेसिकेशन। या फिर अगर इंग्लिश में बोलना चाह रहे हैं तो इंग्लिश में लिख लीजिए, यहाँ पे लिख देते हैं प्रिवेंट्स। मतलब मैं इसका पूरा ही मीनिंग बता रहा हूँ आपको कि इस लाइन का मतलब क्या है। इट प्रिवेंट्स फ्रॉम बिकमिंग ड्राई, सूखने से रोकता है। सो ये जो फ्लूइड मीडियम का काम था वो क्या था, आई होप अब आप समझ गए होंगे, सूखने से रोकना। और फंक्शन करता है एज अ शॉक एब्जॉर्बर। शॉक एब्जॉर्बर हमारे ब्रेन का क्या होता है, जल्दी से कमेंट डाउन करिए, क्योंकि ब्रेन में भी हमने शॉक एब्जॉर्बर पढ़ा था क्या होते हैं।
और यहाँ पे भी आ रहा है शॉक एब्जॉर्बर। यहाँ का शॉक एब्जॉर्बर तो मैंने आपको बता दिया क्या है, एमनियन के लेयर के अंदर जो एमनियोटिक फ्लूइड होता है वो शॉक एब्जॉर्बर होता है। अब आप मुझे ब्रेन के अंदर बताइए क्या होता है शॉक एब्जॉर्बर। तो अब ये सब था हमारा एक एक्स्ट्रा चीज़ जो कि आप अगर स्किप भी कर देते तो कोई बात नहीं, लेकिन अब जो हमारा आने वाला है ये होने वाला हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें। इसमें आपको सारी चीज़ें बता दी गई हैं विद हाउ व्हेन रीज़न एंड एग्जाम्पल, सारी चीज़ें इसमें आपको बता दी गई हैं। तो इसको आप लोगों को बहुत ध्यान से सुनना है ताकि जब आपसे इन्हीं पॉइंट्स में से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इससे बाहर एक क्वेश्चन भी नहीं आने वाला है। तो आपको यहीं को ये जो आपके सामने जो पूरा बॉक्स बना हुआ दिख रहा है इसको आपको बाय हार्ट याद कर लेना है। तो सबसे पहले बोला जा रहा है जो एक प्रेग्नेंट वुमेन है ओवर द एज ऑफ 30, जो एमनियोसेंटोसिस हमें करने की ज़रूरत पड़ती है वो किस में करती है, एक ऐसी प्रेग्नेंट वुमेन के अंदर हमें करने की ज़रूरत पड़ती है या तो उसकी जो एज है वो 30 से ज़्यादा हो गई हो, या फिर उसकी फैमिली हिस्ट्री रह चुकी हो जेनेटिक प्रॉब्लम्स की, कि उसके जो पिछली वाली जो उसकी मदर थी उनको कुछ जेनेटिक प्रॉब्लम हो या फिर फादर को कोई जेनेटिक प्रॉब्लम हो, तो वही जेनेटिक प्रॉब्लम जो गर्ल चाइल्ड है उसको भी आ गई हो और फिर उसकी प्रेगनेंसी में उसे दिक्कत हो गई हो। तो ये चीज़ें किस में हमें देखने को मिलती हैं, नंबर 1 pregnant woman having age more than 30, and secondly with a family history of genetic disorder, एक ऐसी प्रेग्नेंट वुमेन जिसकी फैमिली में जेनेटिक हिस्ट्री रह चुकी हो, जेनेटिक प्रॉब्लम की हिस्ट्री रह चुकी हो। देन ये प्रोसीजर कब करा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट 14 to 16th वीक ऑफ प्रेगनेंसी के अंदर। सम ऑफ द एमनियोटिक फ्लूइड इज टेकन ऑफ डेवलपिंग एम्ब्रियो, बता दिया है आपको, टू एनालाइज फीटल सेल्स मतलब फीटस के सेल्स विच आर डिसॉल्व एंड सम डिसॉल्व्ड सब्सटेंसेस, और कुछ ऐसे सब्सटेंसेस जो कि डिसॉल्व हुए हैं। अब ये सब हम कर क्यों रहे हैं, ताकि हम चेक कर सके कुछ जेनेटिक डिसऑर्डर, जैसे कि नंबर 1 डाउन सिंड्रोम, नंबर 2 हीमोफीलिया, नंबर 3 सिकल सेल एनीमिया। तो एनसीईआरटी में 3 ही दिए गए हैं, हमें भी 3 ही याद करने हैं, इसके अलावा चौथा कुछ दे तो आपको आंसर नो कर देना है। अब ये सारी चीज़ें हम कर क्यों रहे हैं, ये प्रोसीजर हम कर क्यों रहे हैं, बिकॉज इनहेरिटेड मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स डिटरमाइन द सर्वाइवेबिलिटी ऑफ द फीटस। जो हमारे इनहेरिटेड मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है उसकी वजह से फीटस की सर्वाइवबिलिटी की जो चांसेस है वो कम हो जाते हैं, इन प्रॉब्लम्स की वजह से उसका सर्वाइवल कम हो जाता है। तो इस वजह से वो उसका बर्थ हो जाए उसके बाद उसे दिक्कत हो, उससे अच्छा उसे 14 to 16th वीक में ही अगर उसको कोई जेनेटिक डिसऑर्डर होता है तो उसे वहीं पर ही अबॉर्ट कर दिया जाता है। लेकिन ये सब इतना आसान नहीं है, क्योंकि इसमें क्या हो जाता है, सेक्स ऑफ द फीटस कैन बी डिटरमाइंड, इस वजह से इस प्रोसेस को मिस यूज भी कर लेते हैं कई लोग और ये इलीगल भी है। तो ये इलीगल किस केस में है, when you are trying to determine the sex of your baby, but अगर आप लोग इसको परमानेंटली भी बैन नहीं करा गया था क्यों, क्योंकि कुछ ऐसे पेरेंट्स थे जिनका जो फर्स्ट चाइल्ड था उसे कोई भी जेनेटिक डिसऑर्डर था, इन्हीं में से तीनों में से कोई भी एक आप मान के चल लीजिए। तो जो पेरेंट्स का जो फर्स्ट चाइल्ड था उससे जेनेटिक डिसऑर्डर था। अब उन्होंने जब सेकेंड प्रेगनेंसी कंसीव करी तो उन्होंने सोचा कि अगर हमारे सेकेंड वाले जो चाइल्ड है उसको भी यही प्रॉब्लम हो जाएगी तो फिर तो बहुत दिक्कत हो जाएगी फैमिली में, मदर के लिए भी कॉम्प्लिकेशंस आएंगे और जो चाइल्ड होने वाला है उसे तो कॉम्प्लिकेशंस होंगी। तो ऐसे केस में पहले चाइल्ड का जेनेटिक डिसऑर्डर का सर्टिफिकेट दिखा के वो वाले पेरेंट्स सेकेंड वाले की को चेक करवा सकते हैं कि वेदर ही और शी हैज़ एनी जेनेटिक डिसऑर्डर और नॉट। तो ऐसे ही केस में सिर्फ और सिर्फ पॉसिबल होता है, अदरवाइज बाकी सारे केस में और किसी केस में इसको करने की परमिशन नहीं होती है। आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। सो इट इज़ द मिसयूज ऑफ एमनियोसेंटेसिस, किस में मिसयूज है, सेक्स डिटर्मिनेशन में। आप बाहर की कंट्रीज में देखते होंगे वहाँ तो बर्थ होने से पहले ही बता दिया जाता है कि आखिर जो होने वाला बेबी है वो बेबी बॉय है बेबी गर्ल है। सो इसका मिसयूज कैसे होता है, बाय डिटरमाइनिंग द सेक्स क्रोमोसोम। सेक्स क्रोमोसोम हमें सेल्स पे से पता चल जाते हैं, सेल्स में तो निकाल रहे हैं हम, तो सेल्स में तो हमें पता ही चल जाएगा कि उसमें सेक्स क्रोमोसोम कौन सा है, बॉय का या गर्ल का है। सो फॉर द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ बार सेल बॉडीज ऑफ द फीटल बॉडी। सो ये हम क्यों करते हैं, फॉर द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ बार सेल बॉडीज, क्या बार सेल बॉडीज प्रेजेंट है फीटल बॉडी पे, तो इसको डिटेल में नहीं करना है, इसको आप एक फैक्ट की तरह याद कर लीजिए। इस पे स्टैचुरी बैंड है, इस बैंड का क्या मतलब होता है, एक तो होता है परमानेंट बैंड और एक होता है टेम्परेरी बैंड। तो टेम्परेरी बैन ही आप इसको मान लीजिए, क्यों, क्योंकि अगर परमानेंट बैन होता तो फिर उनके लिए दिक्कत हो जाती जिनके बेबी में, अभी मैंने आपको जो पूरा केस बताया था। तो इस वजह से इसका स्टैचुरी बैन है कि अगर आपका फर्स्ट बेबी है तो आप उसका सर्टिफिकेट दिखा के ही ये वाली टेक्निक को कर सकते हैं। रीज़न क्या है इसको बैन करने का, बिकॉज ऑफ द इंक्रीजिंग मीनेंस ऑफ फीमेल फीटिसाइड्स। अगर लड़की होती थी तो मारते थे, लड़का होता था तो कुछ भी नहीं करते थे, इस वजह से इसको बैन करा गया। मैसिव चाइल्ड इम्यूनाइजेशन एक्सेट्रा और ये सारे प्रोग्राम्स करे गए, मेरिट मेंशन इन द कनेक्शन, ताकि इन सारी चीज़ों में अच्छी चीज़ आ सके
इंस्टेड ऑफ इसको हम एक बुरी तरफ लेके जा सकें। आई होप ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। एमनियोसेंटेसिस जो टॉपिक है वो हमें इतना ही पढ़ना है, इतना ही आपके एग्जाम में आएगा, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। अगर आप चाहे तो आप ये थ्योरी जो है एक बार फिर से पढ़ सकते हैं, आपको मैंने यहाँ पे दिखा दी है, इसको पढ़ लीजिएगा एक बार वीडियो को पॉज करके खुद से भी। एमनियन के बारे में पढ़ लीजिएगा, इस डायग्राम को अपने माइंड में एज इट इज छाप लीजिएगा। एनसीईआरटी में तो सिर्फ इतना ही दिया गया था, लेकिन इतने से कुछ भी नहीं होता है। इसी को ही हमें एलैबोरेट करा और इसमें कुछ और फैक्ट्स भी ऐड करे। 14 to 16th वीक वाला जो फैक्ट है वो तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 14 to 16th वीक इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो चलिए अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा। अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।